नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट करेंगे इंडियन बजट के। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बजट जो है 1 फरवरी को रिलीज हो चुका है और निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इस बजट को रिलीज किया है। तो देखिए, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से एक दिन पहले जो है रिलीज किया जाता है। और 1 फरवरी को जैसे बजट रिलीज हुआ तो उससे एक दिन पहले संडे पड़ने के कारण जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है 29 तारीख को रिलीज किया गया था इस बार। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका बजट से एक दिन पहले जो है रिलीज किया जाता है। और ये चीज़ आप याद रखें कि इकोनॉमिक सर्वे इस बार लेवेंडर कलर में था। लेवेंडर कलर यानी कि जो 100 रुपये का नोट होता है उसी तरह का कलर जो है इसमें दिखाई दिया था तो कवर अप में। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 2021-22 की जो जीडीपी ग्रोथ उसमें मेंशन की गई है वो आपकी 11% मेंशन की गई है, और जो नॉमिनेटेड की गई है वो आपकी की गई है 15.4%। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो 2021 की जो इसमें जीडीपी ग्रोथ दी गई है, अभी अंदाज़ा जो लगाया गया है इसके हिसाब से, तो वो -7.7% लगाया गया है। तो इस बार जो जीडीपी ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्शन में रहने वाली है, माइनस में रहने वाली है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ये भी बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि इस बार जो है 2021 की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो वी शेप कर्व लह रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जीडीपी थी वो 5% से जो है नीचे गिरी थी। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे -23.9% जो है फर्स्ट क्वार्टर आपकी जीडीपी रही, -7.8% जो है आपकी सेकंड क्वार्टर की जो जीडीपी रही। ठीक है, तो अब यहाँ से जो जीडीपी है वो आपकी उठनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन अब खुल चुका है, कोरोना का जो है कहर अब जो है थोड़ा थोड़ा समाप्त होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो है सारा का सारा जो बाजार है वो खुल चुका है। तो ऐसे में आपको बता दो कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने हमारे इकोनॉमी को जो है काफ़ी ज़्यादा मदद दी हुई थी यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो सबसे पहली बार ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम जो है इस बार इकोनॉमी में वी शेप कर्व जो है देखने को मिला हुआ है। तो आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बजट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके बात करेंगे, और कुछ जो उसमें टर्म्स यूज की जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बजट के जो एनालिसिस की जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसको भी देखिएगा। तो आज हम सबसे पहले इंडियन बजट की बात करेंगे। और ये जो बजट है आपका वो आपके HPAS एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, HPSSC एग्ज़ाम में, ठीक है, UPSSC एग्ज़ाम में, ठीक है, सारी की सारी जगह जो है ये पूछा जाता है। अलाइड सर्विस एग्ज़ाम में, आरबीआई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग के जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, ये वहाँ पे पूछा जाता है। तो इनके सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ की फाइनेंशियल टर्म्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको जो है जीके, हमारी जीके ट्रिक जो ऐप है, इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में आपको यहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। साथ साथ हमने वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो भी बना दिया है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। 180 रुपीज़ का कोर्स है। और जैसे टेट और TGT मेडिकल, जैसे आप यूपी टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस TGT मेडिकल और टेट मेडिकल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंडियन बजट की। तो देखिए, जो बजट था वो सबसे पहले जो बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को जो है वो प्रेजेंट किया गया था। और ये जो बजट था जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है वो प्रेजेंट किया गया था उनके ब्रिटिश क्राउन के लिए। और यहाँ पर जो उस समय के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट पेश किया था वो थे आपके जेम्स विल्सन। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो बजट था यानी कि आज़ादी से पहले का जो बजट था वो फर्स्ट बजट कब जो है इंडिया में
इंट्रोड्यूस किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने जेम्स विल्सन उसमें फाइनेंस मिनिस्टर एक के तौर पर काम कर रहे थे और ये ब्रिटिश क्राउन को किया गया था। अब देखिए जब आज़ाद भारत हो चुका था तो आज़ाद भारत में जो फर्स्ट बजट था वो यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947। दो डेट्स मैं आपको बताता हूँ, 26 नवंबर 1949, ठीक है, और एक है 26 नवंबर 1947। तो 26 नवंबर 1947 को क्या हुआ था कि जो आपका फर्स्ट बजट था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो प्रेजेंट किया गया था और 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान है वो बनकर तैयार किया हो चुका था। तो देखिए जो फर्स्ट बजट था वो आपका 26 नवंबर 1947 को हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपके, आर के शरणमुखम शेट्टी, इन्होंने प्रेजेंट किया था। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसमें इस बजट में जो है जो हमारी इकोनॉमी थी उसको रिव्यू किया गया था, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसको रिव्यू किया गया था। हमारा जो फर्स्ट बजट था जो कि आर के शरणमुखम शेट्टी ने इंट्रोड्यूस किया था यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसमें जो खास बात थी कि यहाँ पर कोई भी जो है टैक्स प्रपोज नहीं किया गया था, ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट जो बजट था हमारा इंडिया का जो 26 नवंबर 1947 को जो है पेश किया गया था, तो उसमें जो खास बात ये थी कि इकोनॉमी को एक रिव्यू किया गया था और दूसरा यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो प्रपोज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि जो नियरली हाफ ऑफ दिस यानी कि 46% जो है बजट का यानी कि जितना 92.74 करोड़ रुपीस जो बजट है वो एलोकेट किया गया था डिफेंस सर्विस डिपार्टमेंट को। तो यानी कि जो हाफ प्रतिशत जो बजट था वो आपका 92.74 करोड़ रुपीस वो डिफेंस सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट किया गया था। अब देखिए 1955 तक जो है बजट जो था वो इंग्लिश भाषा में छपता था, लेकिन 1955-56 के बाद जो है बजट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में छपना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो थे आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने पहली बार जो बजट पेश किया था वो 1958-1959 में किया गया था। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 से 1959 के बीच में जो है यूनियन बजट को पेश किया था। तो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन बजट को 1958-1959 में पेश किया था। आगे देखिए अदर देन हिम यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तीनों प्राइम मिनिस्टरों ने यूनियन बजट को आज तक पेश किया है। तो तीन ये क्वेश्चन बन जाता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो है तीन प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने बजट को पेश किया है। और मोरारजी देसाई आपको याद रखना है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया, और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा बार जो है 10 टाइम्स जो है बजट को पेश किया है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट फॉर 1971 एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी एक पहली महिला जो है बजट पेश करने वाली महिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री के तौर पर पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट फॉर 1971। तो 1970-71 में जो है इंदिरा गांधी ने एज अ फर्स्ट वुमेन, एज अ प्राइम मिनिस्टर जो बजट पेश किया था। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो है पिछले साल जो है बजट पेश किया था, तो वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर था, तो वो फर्स्ट वुमेन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पेश करने वाली बजट थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए बजट प्रेजेंटेड इन द ईयर 1973-74 वाज नोन एज अ ब्लैक बजट, ठीक है। अब जो 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था उसको ब्लैक बजट कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि यहाँ पर जो है अधिक जो है बजट की जो परसेंटेज थी वहाँ पर अधिक जो है पैसा खर्चा गया था बजट के ऊपर, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेफिसिट था अपना वो बढ़ गया था। तो यानी कि ₹500 करोड़ का जो डेफिसिट था वो बढ़ गया था। तो इसको जो है पेश किया था वो यशवंत राव चौहान जी ने पेश किया था। तो यशवंत राव चौहान जी द्वारा जो बजट की पेश किया था उसको ब्लैक बजट कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ पे जो है खर्चा अधिक हो गया था और जो हमारा जो गवर्नमेंट का वापस जो रिवेन्यू था, रिसिप्ट था, वो कम हो गया था, ठीक है।
तो इसको ब्लैक बजट बोला गया। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे कैसे रिवेन्यू रिसेप्ट क्या होता है, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको लास्ट देखिएगा वीडियो को। आगे देखिए, बजट प्रेजेंटेड बाय मनमोहन सिंह। तो देखिए, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे फॉर्मर, तो उन्होंने भी बजट प्रेजेंट किया था 1991 में, और इसको जो है इपोकल बजट। तो ये आपको याद रखना है कि इपोकल बजट जो है किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में। तो ये जो था इपोकल, इसको क्यों बोला गया, क्या क्योंकि इस बजट से जो है जो देश की स्थिति थी ना वो सुधर गई थी, ठीक है। तो इसलिए मनमोहन सिंह को जो है एक तरह से आर्थिक जो इकोनॉमी का जो है ज्ञाता माना जाता है, ठीक है। इकोनॉमी की उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा हम ये जो पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। तो इपोकल बजट यानी कि जो देश को चेंजिंग करने वाला बजट जो था वो आपका मनमोहन सिंह जी द्वारा 1991 में दिया गया था। इसके वजह से जो है देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बदल गई थी, और जो 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे उसके कारण भी जो है देश की जो है स्थिति जो है वो संकट से उभर गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इपोकल बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, वो आपका मनमोहन सिंह जी द्वारा पेश किया गया था। पी चिदम्बरम, इन्होंने 1997-98 में जो है बजट पेश किया गया था। तो जो इनका जो बजट था वो आपका ड्रीम बजट था, ड्रीम बजट। तो ड्रीम बजट जो था वो आपका 1997-1998 में पेश किया गया था, और ये पी चिदम्बरम जी द्वारा पेश किया गया था। इसको ड्रीम बजट क्यों बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है टैक्स के जो रेट्स थे वो कम कर दिए गए थे। और ये कम क्यों किए गए थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर टैक्स जो है दे सकते थे। तो इससे क्या होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बढ़ जाती है, या ठीक है। तो ड्रीम बजट इसलिए इसको कहा गया था। आगे देखिए, द बजट प्रेजेंटेड इन द टर्म ईयर 2000 बाय यशवंत सिन्हा इज टर्म्ड एज मिलेनियम बजट, ठीक है। तो जो यशवंत सिन्हा जी थे उन्होंने 2000 में बजट पेश किया गया था, और उनका जो पेश किया हुआ बजट था वो मिलेनियम बजट बोला गया था। क्यों बोला गया, क्योंकि एक तो शताब्दी का जो है चेंजिंग भी हो रहा था, ठीक है, शताब्दी चेंजिंग भी हो रही थी, साथ ही साथ इसको मिलेनियम बजट इसलिए बोला गया था क्योंकि इस बजट से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर थे उनको रिवॉल्यूशन मिल गया था, यानी कि क्रांति आ गई थी इस चीज़ से, इस सेक्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस बजट से जो है रिवॉल्यूशन मिल चुका था। तो वो आपका यशवंत सिन्हा जी का जो बजट था मिलेनियम बजट, उसके थ्रू मिला था। अब ये देखिए 12वां जो फैक्ट है आपका, इन 2001 जो एनडीए के डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, ठीक है, इन्होंने बजट को के जो टाइम था वो आपका 5 बजे से 11 बजे के 5 PM टू AM 11 AM कर दिया गया था। क्यों ऐसा क्यों किया था इन्होंने, क्योंकि देखिए जैसे जब आज़ादी से बाहर पहले जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बजट पेश किया करती थी तो उस समय वो इंग्लैंड से पेश किया करती थी। तो इंग्लैंड में जो टाइम हुआ करता था वो उस समय जो है सुबह का टाइम हुआ करता था, और जो इंडिया में टाइम हुआ करता था उस समय वो आपका शाम का टाइम हुआ करता था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि जो आपका 2001 का बजट था उन्होंने जो है शाम के समय जो है पारित किया गया था, ताकि जो है इंग्लैंड वालों को यानी कि बाहर वाले देश को सुबह सुबह इसकी जानकारी मिले। तो ये आपको याद रखना है। From 2017 the budget has been presented on February 1, यानी कि उससे पहले जो था वो बजट जो है वो बाद में जो है 29 फरवरी या 28 फरवरी को होता था। तो जो आपका 2017 से जो है 1 फरवरी को जो है बजट पेश होना स्टार्ट हुआ, और ये अरुण जेटली जी द्वारा जो है किया गया था। और इसी जो बजट में था 2017 के बजट में, तो रेल बजट को भी सिंपल यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो नेहरू introduced the gift tax in a 1958-59 budget to make for more difficult। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। मान लीजिए कि आपको कोई रोड बनाना है या किसी का लोन चुकाना है, तो उन्होंने अगर आपके पास पैसा नहीं होता था तो उन्होंने क्या किया कि आप उसके पैसे की जगह पे जो है आप कुछ प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट के रूप में दे सकते हो। तो यहाँ पे ये गिफ्ट टैक्स के रूप में जो है 1958 और 1959 में जो है बजट में इसका प्रावधान किया गया था।
The word infrastructure was not talked about for the first 30 years. It became a topic of discussion only in 1990s. जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है वो आपका जो शुरू के जो 30 साल थे, यानी कि आपका 1950 के दशक के बाद का जो 30 साल थे, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कोई वर्ड नहीं था। लेकिन 1990 में जैसे ही रिवॉल्यूशन आई, जो आपकी नई क्रांति आई इकोनॉमी में, तो उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वर्ड जानने लगा। ठीक है। जीएसटी मेड इट्स डेब्यू इन बजट टू स्पीच ऑफ पी चिदम्बरम ऑफ फरवरी 28, 2006। जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपकी टर्म है, जैसे वो 2017 में लागू हुई थी, तो उससे जो पहले, यानी कि जो पहले ही जो है इसका प्रावधान किया गया था। और सबसे पहले जो डेब्यू किया था इसने बजट वर्ड ने, वो आपका बजट स्पीच में किया गया था पी चिदम्बरम जी की, जो कि आपके कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने जो है जीएसटी टर्म का यूज़ किया गया था 28 फरवरी 2006 को। तो यहाँ पर हमने जो है आज अभी जो है कुछ इम्पोर्टेंट की फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ी है, तो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होती है वो पढ़ी है। तो अभी हम जो है कुछ की फाइनेंशियल टर्म्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा इसमें। तो अभी हम जो है जो बजट से पढ़ने से पहले हम उसकी जो कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो हमारा बजट के ऊपर होगा कि बजट किस तरह से खास है। ठीक है, और क्या क्या उसमें दिया गया है। तो हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आपको जो है बस बजट बना दिया और हो गया बस। ठीक है, हम एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए कुछ की फाइनेंशियल टर्म्स है जो बजट से पहले जो है पढ़ने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या क्या टर्म्स होती है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट है वो आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 112 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान है। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट टू पार्लियामेंट्री अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। दोनों में अंतर है। ये क्या अंतर है? फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च के एंड तक चलता है, और जो कैलेंडर ईयर होता है वो आपका जनवरी से दिसंबर तक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बजट जो पेश होता है हमारा वो फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है। तो यही जो फाइनेंशियल जो ईयर के लिए स्टेटमेंट होती है या फिर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कि कितना जो है गवर्नमेंट गेन कर रही है और कितना जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट होता है। तो इसके जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वाइट पेज का एक 10 पेज डॉक्यूमेंट होता है, और इसको हमने 3 तरह से बांटा हुआ है: कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। इसके रुपए हमने इसको बांटा हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे इन्हीं स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले एक स्टेटमेंट और जान लेते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज फंड्स द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इन तीनों फंड्स के लिए गवर्नमेंट को जो है एक रिसिप्ट जो है स्टेटमेंट के तौर पर देनी पड़ती है और एक्सपेंडिचर के तौर पर भी जो स्टेटमेंट देनी पड़ती है। यानी कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हमें अभी आपको बताएंगे आगे। आप इसको वीडियो को देखिएगा, अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है। अभी हम ये तीनों जो फंड्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड करती है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर करती है किसी भी चीज़ पर। जैसे बजट में होता है कि बजट पे यानी कि वो वहाँ पर एक्सपेंड कर रही है कोई चीज़, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर जो है 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, कुछ इस तरह से समझ लो। तो वो क्या है? वो एक तरह से फंड के रूप में है। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट फंड्स, ठीक है, तो वो आपका कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं। All revenues raised by the government, money borrowed and receipts from loans given by the government flow into the consolidated fund। जितने भी रेवेन्यू को रेज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, या मनी को बोरो किया जाता है, या फिर जो लोन्स के द्वारा जो वापस हमको पैसा मिलता है, वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं? वो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर
जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट, जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है एक्सेप्ट कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, वो क्या है आपका एक तरह से कंसोलिडेटेड फंड होता है। यानी कि गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करती है, वो करती है आपका कंसोलिडेटेड फंड से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो टर्म्स की, कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे, पहले कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है। तो देखिए कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है, जैसे अभी कोविड-19 की आपदा आई, तो देखिए गवर्नमेंट ने वो कहाँ से किया, वो एक तरह से जो जितना भी 20 लाख करोड़ रुपया था वो आपका कहाँ से आया था, वो कंसोलिडेटेड फंड से आया था, लेकिन उसको जो है वो परिवर्तित कर दिया गया कॉन्टिजेंसी फंड में। तो वो कॉन्टिजेंसी फंड जो भी आपदा के लिए यूज होता है पैसा, वो आपका कॉन्टिजेंसी फंड में से आता है, ठीक है। यानी कि वो जो पैसा आ रहा है वो कॉन्टिजेंसी फंड का है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड का है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है, वो कंटिजेंसी फंड की यूज़ करा है। तो जो चीज़, जो फंड आपके लिए आपदा के लिए यूज़ किया जा रहा है वो एक तरह से कंटिजेंसी फंड है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंटली नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। तो इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वहाँ से जो है कोई भी विड्रॉ पैसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट, तब तक नहीं कर सकती जब तक वो पार्लियामेंट की अप्रूवल ना ले ले। तो जब भी जैसे आपदा आई थी तो कंसोलिडेटेड फंड को जो है वो परिवर्तित करना था कॉन्टिजेंसी फंड में, यानी कि जो 20 लाख करोड़ रुपया था कंसोलिडेटेड फंड का, उसको परिवर्तित करना था कॉन्टिजेंसी फंड में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया था, ताकि जो है वो कोरोना महामारी से बचाने के लिए लोगों को जो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक अकाउंट की बात की है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का अकाउंट यानी कि किसी भी पर्सन का अकाउंट, वो कहाँ होता है, या तो बैंक में होता है, ठीक है। तो एज अ बैंकर यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या कोई भी जॉब करते हो, तो यानी कि वहाँ पर आप प्रोविडेंट फंड कटवाते हो या भरते हो, या फिर स्मॉल सेविंग्स करते हो। तो प्रोविडेंट फंड या स्मॉल सेविंग्स जो होती है वो कहाँ जाती है, वो गवर्नमेंट के पास जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर एक एज अ बैंकर वहाँ पर काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एज अ वहाँ पर बैंकर काम करती है। तो गवर्नमेंट जो है उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती, बल्कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाकर आपको वो पैसा वापस करती है। तो यहाँ पर देखिए दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर फ्लोज फॉर दोज ट्रांजैक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर लाइक प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग एंड सो ऑन। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है एज अ बैंकर वहाँ पर काम कर रही है। दिस फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो फंड्स होते हैं ये पब्लिक फंड्स, ये आपके पब्लिक अकाउंट वाले, वो आपके गवर्नमेंट के फंड्स नहीं होते हैं, ये आपके सिंपल पब्लिक के फंड्स होते हैं। वहाँ पर दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर्स। जब उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो जो फंड्स हैं आपके, जो पब्लिक के जो फंड्स हैं, पब्लिक का जो पैसा है उसको वापस देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द फंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, यानी कि इस पैसे को वापस देने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होगी। जबकि जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं और कॉन्टिजेंसी फंड होते हैं, इसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत होती है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट के जो फंड होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड होते हैं या फिर स्मॉल सेविंग्स होती है कुछ भी पब्लिक की, जो गवर्नमेंट के पास रखी रहती है, तो उसको उसके देने के लिए वापस के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। अभी हम इतने देर से बात कर रहे हैं कि बजट में क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब क्या है, रिसिप्ट का मतलब होगा लेना, कि कहाँ से जो है पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जैसे बजट में जो है गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर पे, कुछ लाख करोड़ रुपए वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर है, यानी कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है। तो ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल टू नॉट एंटेल सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सेल यानी कि सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स, वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। तो देखिए रिसिप्ट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिसिप्ट्स क्या होती है। तो देखिए जितने भी, यानी कि रिसिप्ट का मतलब क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जैसे टैक्सेस होते हैं,
तो वो एक तरह से रिवेन्यू रिसिप्ट के पास यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट का काम कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो टैक्सेस से पैसा आ रहा है। और उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट्स को क्रिएट करने के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे बजट में होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर है। यानी कि मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वही आ रहा है कि जो बजट में दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी बजट होता है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें होती है कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट में आती है और कुछ कुछ नहीं होती है, ठीक है। मान लो किसी ने इंडस्ट्री लगानी हो तो वहाँ पे वो एसेट है एक तरह से, यानी कि क्रिएशन ऑफ एसेट के लिए जो पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से नहीं आता है, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं। जैसे आपकी सैलरीज होती हैं, सब्सिडीज होती है, इंटरेस्ट रेट होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में होती है। जो आपकी जो होम सैलरीज होती हैं या सब्सिडीज होती हैं, जैसे एलपीजी के ऊपर सब्सिडी मिलती है, तो यानी कि गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है पेमेंट्स के ऊपर, वहाँ पे वो आपका कहाँ आ रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब क्या है, लेना, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कि देना, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी टर्म्स याद रखनी है कि कैपिटल रिसिप्ट और ये एक्सपेंडिचर क्या है। ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट एन एसेट वुड इन जनरल बी अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जितना भी आप क्रिएट करोगे एसेट या फिर लिक्विडेट करोगे, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। हमने बात करी ना कि कंपनी लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो वहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा या रिसिप्ट होगा, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कैपिटल अकाउंट होगा। फॉर इंस्टेंस, if the government sells shares, disinvests in public sector companies, it is in fact setting an asset, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है सेल करती है शेयर को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, ठीक है, तो यानी कि वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से जो है गवर्नमेंट को रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका एसेट हो गया, यानी कि सेटिंग एन एसेट, यानी कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है एसेट सेट कर रही है, ठीक है। द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल वुड कैपिटल अकाउंट, वुड बी द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है, यानी कि जो सेल से जो रिसिप्ट आएगी, यानी कि वो क्या होगा, आपका वो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पर रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, मान लो आपने जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 1000 रुपये खर्च किए हैं, एक्सपेंड किए हुए हैं, ठीक है, और आपको उस खर्च किए हुए पैसे पर जो बेनिफिट हो रहा है वो 800 रुपये का ही हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वो आपका 200 रुपये का नुकसान क्या होगा, वो आपका रिवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवेन्यू डेफिसिट होना बहुत ज़्यादा जो है खतरा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमी के लिए रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो यहाँ पर जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो हमेशा 0 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि जितना हम खर्च कर रहे हैं वो भी 1000 होना चाहिए, और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो भी आपका 1000 होना चाहिए। तो ये इनको जब माइनस करते हैं तो 0 आपका रिवेन्यू डेफिसिट रहता है, तो ये 0 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि रिवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर रिवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आपके पास पैसा आया 1000 रुपये और आप खर्च कर रहे हो कितना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यानी कि आपका जो बचा है पैसा वो 200 रुपये बचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो 200 रुपये जो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंड कर देती है, यानी कि एसेट्स बनाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। मान लो स्टील कंपनी बनानी है, तो यानी कि वो कहाँ से पैसा आएगा, वो आपका यही जो है एसेट, जो बचा कुचा पैसा है वो आपका यहीं से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि जितना भी हमने रिवेन्यू रिसिप्ट किया है, एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल रिसिप्ट किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उनका सम टोटल जो होता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। व्हेन द गवर्नमेंट
non borrowed receipts fall short of its entire expenditure, it has to borrow money from the public to meet the shortfall. ठीक है, तो the excess of total expenditure over total non borrowed receipts is called fiscal deficit. यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर, जितना भी आपका रिसिप्ट आपको मिला हुआ है पैसा, और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जितना आप उनसे फ़ायदा कर रहे हो, तो वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आपका फिस्कल डेफिसिट में आता है. अब बात करते हैं आगे प्राइमरी डेफिसिट की. अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि मान लो कि आपका जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 1000 रुपये है. ठीक है, 1000 रुपये है, यानी कि जो रिवेन्यू जो रिसिप्ट है आपका वो आपका 1000 रुपये है. ठीक है, आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपेंडिचर कितना आपका 800 रुपये है, तो बचा कितना आपका 200 रुपये, यानी कि आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया. ठीक है, जो बचा कुछ है आपका वो फिस्कल डेफिसिट हो गया. अब देखिए, अब उस 200 रुपये में से आप जो है 100% जो है वो किसी चीज़ को इंटरेस्ट देने के लिए, जैसे पेमेंट्स में इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पर इंटरेस्ट देने के लिए 100 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हो, 100 रुपये खर्च कर रहे हो, तो बाकी का जो 100 रुपये है 200 रुपये में से वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है. ठीक है, द प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रेट. जो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है वो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है. इट टेल्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स. यानी कि ये बताता है हमारे को कि जो कितना गवर्नमेंट जो है बोरो कर रही है और कितना उसको एक्सपेंस करिए इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है. अब देखिए, बजट एस्टिमेट और बजट आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है. तो देखिए, बजट एस्टिमेट जो कल पेश हुआ है बजट 1 फरवरी को, वो आपका एस्टिमेटेड बजट होता है. ठीक है, अब ये सरकार को अभी पता नहीं है कि आने वाले समय में जो है हमारे को 1 साल में कितना जो है खर्च करना पड़ेगा. तो यानी कि अगर लगता है सरकार को कि हमें और ज़्यादा इस योजना पे खर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो सरकार जो है उस बजट को रिवाइज करती है, तो उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट. तो अगर इसमें से कोई जो टर्म है आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसा आपको मेरा लेक्चर लगा. तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.